मध्य रात्रि का समय था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। बाहर समतल जगह पे बिस्तर लगा के 80 साल की शारदा लेटी थी, जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कंबल काम नहीं कर रहा था। हे ईश्वर, आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है ऐसे बुजुर्ग इंसान को तकलीफ देना। इस तरह से हाथ जोड़ के शारदा तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी के सामने विनती करती है। तभी बेटा रमेश अपने घर से बाहर निकल आता है और जहाँ माँ लेटी हुई थी उसके पास जाकर वहाँ माँ की हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे माँ, तुम बारिश में ऐसे क्यों भीग रही हो? मुझे बुलाना चाहिए था ना। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हारे बगल में तुम्हारी पत्नी अनामिका है। अगर मैं तुम्हें बुलाई तो वो तुम्हें नहीं भेज के बाहर आके 2 थप्पड़ लगाएगी और यहाँ से मुझे भगा देगी। कौन ये सब सहेगा? बेहतर होगा बारिश में भीग के मैं यहीं पे अपनी जान दे दूं। तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं और बहू अनामिका का तो मौज ही मौज है। जब वो ऐसा रोते रोते कह ही रही थी तभी बहू अनामिका बाहर निकल आती है। वो बहुत गुस्से में थी। मुझे पता था आप यहीं पे होंगे। वहाँ पत्नी सर दर्द से मरी जा रही है। क्या 1 कप चाय लाके उसे दे दे? वो नहीं, यहाँ ये बुढ़िया जो आज नहीं तो कल मरेगी उसी से बातें किए जा रहे हैं। वो बात नहीं है अनामिका, मैं किचन में गया था तुम्हारे लिए चाय बनाने। वहाँ पे माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर आया तो देखा माँ बारिश में भीग ही रही है। पता नहीं ये मरने वाला इंसान मर क्यों नहीं रही है और मुझे भी शांति से अपने पति के साथ घर बसाने नहीं दे रही है। ऐसा कह के वो गुस्से से अंदर चली जाती है। बारिश ना आए इसलिए रमेश जाके एक कवर ले आता है और उस चारों तरफ वो बांधने की कोशिश करता है ताकि बारिश का पानी माँ के ऊपर आके ना गिरे, जिससे ठंड थोड़ी कम हो जाती है। फिर रमेश एक कंबल लाके माँ को अच्छे से लपेट देता है। बाद में किचन में जाके वो माँ के लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आता है। शारदा को राहत मिलती है। रमेश अपनी माँ के पैरों पे गिर जाता है। माँ, तुम अभी भी सहन कर रही हो? अपनी बहू से इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो? माँ, तुम वृद्धा आश्रम में चली जाओ माँ। यहाँ से बेहतर तो मैं वहाँ आके तुमसे मिल लूंगा। मेरी बात मान लो माँ। इस तरह से रमेश अपनी माँ को विनती करता है, पर शारदा अपनी बेटे की बातों पर तैयार नहीं होती है। बेटा, हो सकता है तुम्हें और बहू को लगता है ये घर मिट्टी सीमेंट से बना हो, पर इसमें तुम्हारे पिताजी की कड़ी मेहनत, खून पसीना भी है। तुम्हारे पिताजी की आत्मा यहीं पर है। वो मुझसे बातें करती है, वही तो हिम्मत देती है। 2 निवाला खाने के लिए बहू की इतनी खरी खोटी बातें सुन लेती हूँ। अभी भी जिंदा हूँ, मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था। ऐसा कह के शारदा रोने लगती है। उसकी बातें सुन के बेटा भी दुखी हो जाता है। अभी भी जो जिंदा हूँ बस उनके प्यार की वजह से, क्योंकि आखिरी सांसें उन्होंने यहीं पर ली थी अपनी। मैं भी चाहती हूँ कि आखिरी सांस मैं यहीं पे लूं। तब तक मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरे मरने के बाद मेरा शव ही इस घर से जाएगा। जाओ बेटा, अंदर जाओ। उधर बहू रानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कह के वो अपने बेटे को वहाँ से भेज देती है। रमेश फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ उसकी पत्नी अनामिका मजाक में उससे कहती है, हो गई तुम माँ बेटे की सिनेमा खत्म हो गई? ये सिनेमा नहीं है अनामिका, ये जिंदगी है। वहाँ बारिश और ठंड से माँ कांप रही थी, मैंने कंबल दे आया, इसमें क्या गलती है? कल अगर तुम्हारी माँ यहाँ पे रही तो मैं और मेरे बच्चे जहर खा के अपनी जान दे देंगे। बाकी आगे आप ही जान लो। ऐसा कह के वो धमकी देती है। फिर तकिए के नीचे रखा जहर भी वो उसे दिखाती है, जिसे देखकर रमेश आश्चर्य हो जाता है। अच्छे से सोच लीजिए, कल नहीं तो उसके बाद एक ना एक दिन आपकी माँ मरने ही वाली है। उसके बदले अपने बच्चे और पत्नी का आप बलिदान देना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है अनामिका, तुम क्या कह रही हो? अगर कल आपकी माँ इस घर में दिख गई तो हम तो शमशान जाएंगे, पर आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसी बातें सुन के रमेश सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन जब शाम के 7 बज रहे थे, रमेश ऑफिस से लौटने के बाद अपना घर नहीं गया। वो फुटपाथ पे जाके एक बेंच पे बैठ गया। उसके दिमाग में सुनामी जैसा तूफान चल रहा था, जहाँ एक बोट जाके फंस गया हो। अभी उसे बस एक रास्ता चाहिए था। एक आंख मेरी माँ है और दूसरी आंख मेरी पत्नी। भले ही एक आंख में ठीक से दिख नहीं रहा है,
लेकिन उसे रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर दिख नहीं रहा है ये सोच के अगर निकाल दे तो बहुत बड़ा पाप होगा। ये बात मेरी पत्नी समझ नहीं पा रही है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। इस तरह सोच के वो बहुत परेशान हो रहा था। तभी उसके दोस्त शेखर उसे देखता है कि रमेश एक बेंच पे बैठा हुआ है। क्या बात है, इस वक्त घर नहीं जाके वो यहाँ पर बैठा है। ऐसा सोच के शेखर रमेश के पास जाता है। रमेश अचानक से देखता है कि बचपन का दोस्त शेखर वहाँ पे खड़ा है। शेखर को देखते ही रमेश उसे पकड़ के रोने लगता है। शेखर उसे चुप कराता है। रमेश सारी बातें खुल के बताता है। इस तरह से अगर दुखी होके बैठे रहोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा नहीं ना। चलो घर चलते हैं, मैं भाभी से बात करूंगा, मैं उन्हें समझा के कहूंगा। इस तरह से शेखर रमेश को हिम्मत देता है। फिर दोनों रमेश के घर जाते हैं। अनामिका उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय ले आती है। तभी उन दोनों के बीच घुस के अनामिका कहने लगती है, अभी आपने कहा ना आपको जो चाहिए भाभी कहिए, तो क्या आप अपनी माँ को सड़क पे जाके नहीं छोड़ा सकते। ये सुन के शेखर चाय पीते पीते सड़क जाता है। रमेश भी आश्चर्य हो जाता है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, पहले तुम मेरे घर से निकलो तो। ऐसा कह के रमेश शेखर को घर से बाहर निकाल देता है। शेखर भी बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। उसके बाद से ही अपनी माँ की वजह से रमेश और अनामिका में बहुत जोरों की लड़ाई शुरू हो जाती है। गुस्से में आके अनामिका जाके वो जहर खा लेती है। शारदा को पता चलता है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई उसकी वजह से है और उसी वजह से अनामिका ने जहर खा लिया है। जल्दी से अनामिका को अस्पताल में ले जाया जाता है। फिर उसके शरीर से विष निकाला जाता है। मध्य रात्रि में ऑटो लेके रमेश घर आता है। वहाँ पे उसकी माँ सो रही थी, उसे वो ऑटो में बैठाता है। बेटा रमेश, एक बार मुझे घर देखने दो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे पिताजी को छोड़ के जा रही हूँ। आप धोखेबाज थे कि मुझे छोड़ के पहले चले गए और मुझे इस परिस्थिति में अकेले छोड़ गए। बेटा बहू, उनके बच्चे के लिए मैं सड़क पे आ गई। आप भी वहाँ आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कह के वो रोने लगती है। रमेश अपनी माँ को पकड़ के वो भी रोने लगता है। शारदा उसे समझाती है। वो अपनी माँ को ऑटो में बैठाता है। फिर वृद्धा आश्रम में जाके उसे वहाँ रख देता है। शारदा बहुत दुखी होकर कहती है, बेटा कभी कभी तुम यहाँ मिलने आओगे ना मुझसे। उसकी बातें सुन के रमेश खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार वो अपनी माँ के दोनों गालों में चूमता है। वहाँ से ऑटो लेके वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में अनामिका अपनी आंखें खोल के देखती है। जब पता चलता है कि घर में अब सासू माँ नहीं है, अनामिका बहुत खुश होती है। एक गांव में दो बहुएं रहती थी जो कि एक दूसरे की पड़ोसी थी। अनामिका गरीब बहुरानी थी जो कूली का काम करती थी, पर कावेरी ऐसी नहीं थी, वो अमीर बहुरानी थी। वो ब्याज देने का धंधा करती थी। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, पर आज तक उन्होंने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक से जब एक दिन अंधेरा हो गया था तो दोनों ही घर लौट रही थी। अनामिका, तुम इस दिहाड़ी मजदूरी को छोड़ के एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हो। अच्छा मजाक कर लेती आप दीदी, पर आपके मजाक पे नहीं, मुझे तो ऐसी हंसी आ रही है। अगर आप ये मजाक किसी और पे करती तो मैं जोर जोर से हंसती। इसमें जोक क्या है अनामिका? मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक अच्छा व्यापार करने के लिए इसमें जोक कहाँ है? ऐसा कहना ही खुद में बहुत बड़ा मजाक है। हम तो मजदूर हैं, रोज काम पे जाते हैं, तभी 2 वक्त का खाना मिलता है। व्यापार करने के लिए इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? मैं तुम्हें दूंगी, पर उसके हिसाब से 1 रुपए सूद लूंगी। पैसे ले लो और खुद का व्यापार शुरू करो। पैसे कमाने लगोगी तो उधार वापस कर देना। अच्छा कमाओगी तो परिवार भी अच्छा चलेगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कावेरी दीदी, पर देख के नहीं लग रहा है कि आप मुझे मदद करने के लिए ऐसा कुछ कह रही है। लग रहा है कि अपने व्यापार के लिए मुझे बलि का बकरा बना रही है। उसकी ऐसी बातें सुन के वो बहुत आश्चर्य होती है। वो चलते चलते रुक जाती है और मनी मन सोचती है, हाय भगवान, ये अनामिका है। उसे लगा कि मेरी सारी बातें बेकार की है और मैं सेल्फिश हूँ। ऐसे पलट के जवाब दे दिया। अब तो मैं उससे एक बात ना करूं। ऐसा वो सोचती है। फिर बिना कुछ बात किए वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। उसके घर आने से पहले ही अनामिका का घर था। वो अनामिका के घर पे चली जाती है। अनामिका की सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद बहुत गरीब थे। अनामिका के बहू बन के आने से पहले शारदा और प्रसाद डेली मजदूरी का काम करते थे और जो पैसे कमाते थे उसी से वो अपने बेटे और परिवार का देखभाल करते थे। पर रमेश बिना कामकाज किए बिना
बाहर बाहर घूमता फिरता था। शारदा और प्रसाद ने जब उसकी इन हरकतों को देखा तो सोचा कि अब वो उसकी शादी करा देंगे। वो इस तरह से सोचते हैं, फिर एक गरीब लड़की अनामिका को ढूंढकर उससे शादी करा देते हैं। दिन गुजर रहे थे। शादी के बाद शारदा और प्रसाद ने रमेश में बदलाव देखा। अब वो भी मजदूरी करने लगा था। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, पर उम्र का तकाजा, अब उनकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि शारदा और प्रसाद अब कूली का काम करने के लिए सक्षम नहीं थे। वो घर पे ही रहते थे और वक्त वक्त पे दवाइयाँ लेते रहते थे। हर दिन की तरह उस दिन भी रमेश मजदूरी करने गया और बहुत देर से घर लौट आया। काफी देर से अनामिका रमेश के लिए इंतजार में बैठी थी। रमेश आते ही वो कहती है, आ गए जी, मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ। घर नहीं लौट के मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? कहीं भी जाऊँगा मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे आएंगे। वही तकलीफ, भूख, चीख, आंसू पीछा छोड़ेंगे क्या? वो तो ठीक है, पर सासू माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है, खाने के लिए कोई भी दवाई नहीं और घर के राशन भी खत्म हो रहे हैं। जी, कैसी जिंदगी है। घर में कदम रखते ही तुम कहना शुरू कर देती हो ये नहीं है वो नहीं है। मुझे तो घर लौटने में भी डर लगता है। सुबह उठने से लेके अभी तक मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जब आप घर लौटे तो मैं दिल खोल के आपसे तो बात कर सकूं। बात करने का ये टॉपिक है, तुम ही बताओ अनामिका। हमेशा तुम ये नहीं कह सकती हो ना कि घर पे ये नहीं है वो नहीं है। मुझे ऐसी ही बातें करना आता है बस। अनामिका, मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझसे घर की इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। ऐसा कह के रमेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। शारदा और प्रसाद चुपचाप सब कुछ देखते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। गुस्से में भले ही वो घर से निकल गए हो, पर गुस्सा ठंडा होने पे वो घर लौट आएंगे, ऐसा ही सोचती है अनामिका। उस दिन रात के 10 बज गए थे, तभी भी रमेश घर नहीं लौटा। अनामिका बहुत परेशान हो गई, वो रोने लगी। वो सड़क पे जाके रमेश के बारे में सबसे पूछने लगी। वानी दीदी, आपने रमेश को कहीं देखा है क्या? नहीं अनामिका, क्यों, क्या हुआ? वानी कह के चली जाती है। तभी वहाँ पे योगेश आते हैं। योगेश भाई, तुमने कहीं रमेश को देखा है क्या? नहीं तो, ऐसा कह के योगेश भी चले जाते हैं। पूरी रात अनामिका रोती है और घर के दरवाजे के पास बैठ के वो रमेश का इंतजार करती रहती है, पर रमेश नहीं लौटता है। प्रसाद और शारदा भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो बहू को बेकार का परेशान कर रहे हैं। उस दिन भी रात हो जाती है। अनामिका तभी भी अपने पति रमेश का इंतजार कर रही होती है। उस दिन भी रमेश नहीं आता। पति के लिए प्यार, मन में सम्मान होने की वजह से वो सभी से जाके पूछताछ करती है। दूर रिश्तेदारों को वो फोन करती है, पर रमेश का कोई पता नहीं चलता। अनामिका समझ जाती है कि अब वो कभी लौट के नहीं आएंगे, वो चले गए हैं। अब से अनामिका को ही उसके सास ससुर का ख्याल रखना होगा। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन, कूली का काम भी हमेशा नहीं मिलता है। जब मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो पानी पी के रहना पड़ता है। बेचारे माँ पिताजी को मैं ठीक से खाना तक नहीं दे पा रही हूँ। कैसी जिंदगी है मेरी। घर में राशन भी नहीं है, उसे लाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मजदूरी के काम करके लौटने के बाद मैं रोज लोगों के घर पे नौकरानी का काम करने के लिए जाया करूंगी। जो वहाँ से खाना मिलेंगे उससे सास ससुर का पेट भरूंगी और दवाई लाऊंगी। अनामिका इस तरह सोचती है। एक दिन जब वो कूली का काम ढूंढ रही थी, उसे रास्ते में एक पर्स मिलता है। उसे खोलकर वो देखती है, पर्स के अंदर एक विजिटिंग कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ था। फिर उस लिखे हुए पते पर अनामिका जाती है। उस घर की सावित्री का पर्स गुम हो गया था, जिसमें उसके वीजा, पासपोर्ट सब कुछ था और इसलिए वो बहुत परेशान थी। तभी कॉलिंग बेल बजता है। सावित्री जाके दरवाजा खोलती है। वो देखती है अनामिका खड़ी है। वो उसका खोया हुआ पर्स लौटाती है। पाकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये पैसे रखो और एक व्यापार शुरू करो। मैं खुश होके तुम्हें दे रही हूँ। अनामिका वो पैसे लेके घर लौट आती है। काफी सोच विचार के बाद वो एग ऑमलेट का व्यापार का सोचती है। ये सोचकर अनामिका एग ऑमलेट का व्यापार शुरू करती है और दिन दुगनी रात चौगनी अनामिका तरक्की कमाती है और उन पैसों से वो बहुत अच्छे से अपने सास ससुर का देखभाल करने लगती है। तभी एक दिन बहुत पैसे लेकर रमेश घर लौट आता है। रमेश बताता है कि अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो दूसरा देश चला गया था, जहाँ से इतने पैसे कमा ले आया है, और इस तरह से वो उसे मना लेता है।
फिर से रमेश अनामिका एक हो जाते हैं और जिंदगी जीने लगते हैं। दोनों मिलके अब वो एग ऑमलेट का व्यापार करने लगते हैं। उन दोनों को साथ देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं।